हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आशा है आप लोग प्रीवियस पेपर को देख रहे होंगे और देख करके कमेंट भी कर दिया करिए और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, हम लोग प्रीवियस पेपर देख रहे हैं कॉमर्स का 2011 का जून और दिसंबर का हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखना है जून 2012 का कि क्या पेपर पूछा जाता था। आप जानते हैं कि इस वर्ष से ये कब का पेपर है? जून 2011 का पेपर है, सॉरी 12 का। ओके, इस वर्ष से आप जानते हैं कि थर्ड पेपर जो था वो भी होगा, जो कि ऑप्शनल होता था। उससे पहले क्या होता था? रिटन में बताया था पहले से। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इसमें सबसे बेसिक चीज़ें क्या है, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं तो देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम कोशिश करिए समझने की। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको स्टडी करने की कोशिश करिए, रिकॉल करने की कोशिश करिए, रिमेंबर करने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आप देखेंगे लास्ट जाते जाते जब 2024-25 तक के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा। और इससे क्या होगा ये देखिए, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन इतना निश्चित है कि आप कोई भी निर्णय लेंगे क्वेश्चन के संबंध में बहुत ही इफिशियंट निर्णय लेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें क्वेश्चन जानना आवश्यक है, राइट। तो कुछ चीज़ों को जैसे हो सकता है कोई चीज़ों को मैं बहुत ही फास्ट पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर मैं लॉन्ग पढ़ाने लगूंगा तो मान जानते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ा जाए, उसके बाद जो कुछ भी इस पर क्लासेस चलेंगी, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रहा है कोई क्वेश्चन तो मैं पढ़ाया ही हूँ, इनकम टैक्स रिलेटेड आया तो पढ़ाया ही हूँ। इस ऐसे चीज़ें जैसे मैंने तो वो सब चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। सेपरेटली देखना चाहते हैं, सेपरेट क्लास है ही, उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, जो भी चीज़ समझ सकते हैं, राइट। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई देरी के क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? देखिए प्राइमरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर मीन्स क्या होता है? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है, उसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। ओके, जैसे इंडस्ट्री जो आती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे मान लीजिए कि कोई क्लॉथ ही बन रहा है, कपड़ा मान लीजिए बन रहा है, तो कपड़ा से पहले क्या होगा? ये कॉटन होगा, कपास। ओके, तो कपास का प्रोडक्शन दैट इज प्राइमरी सेक्टर, एंड कपास से जो क्लॉथ्स प्रिपेयर हो रहे हैं दैट इज सेकेंडरी सेक्टर, राइट। थर्ड है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर नाम से ही थर्ड सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर जिसको कहा जाता है, थर्ड सेक्टर सर्विस सेक्टर है। तो ये 3 प्रकार के हैं। तो आप जानते हैं कि सभी कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज्ड मच, तो ऐसा नहीं है, ये सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज्ड मच, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है? ब्रॉड मनी हैज टू बी सेंसिटाइज थ्रू CRR, SLR, रेपो रेट। आप जानते हैं ये भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हिच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट कौन से नहीं है? जानते हैं इन्वायरमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। देखिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, अगर पार्लियामेंट लोकसभा में कोई है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि ये लोकसभा के लिए है, हमारे लिए क्यों है? बिजनेस के लिए क्यों है? लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये सब चीज़ें क्या है? लीगल इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। तो इसलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा? लोकसभा वाला, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए इसमें सबसे समझने के लिए बेस्ट क्या है? इसमें एक लाइफ देखी जाती है, लाइफ। ओके, एक लिटरेसी
एंड एक इकोनॉमिक, ये तीन चीजें जहां जहां पर होंगी समझिए कि सही होगा। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, लिटरेसी आ गया, सक्सेस रेट ऑफ मैरिज नो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नो, क्राइम रेट नो, करप्शन नो, इकोनॉमिक एंटाइटलमेंट सही है, और फॉरेन विजिट्स। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड और सेवेंथ जहां पर होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा और गलत हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकेंड फोर्थ भी यहाँ पर लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो इसलिए ये ऑप्शन आप सही कर सकते हैं, राइट। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक तरह से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक तरह से लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है। लेकिन तीन चीजें मैं जो बताया हूँ उसी को ध्यान रखना, ये तो उसको तोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं तो रियल में क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, लिटरेसी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ये तीन चीजें मुख्य रूप से आती हैं। इसी से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसी को करेक्ट किया जाता है, राइट। ये तीन चीजें याद रखिएगा, और चीजें तो उसको एलिब्रेट किया गया है। पब्लिक एंटरप्राइज एज डिफाइंड एज, जो पब्लिक एंटरप्राइज होती है जानते हैं, जो इंडस्ट्री होती है दो तरीके से होंगी, या तो पब्लिक होगी, ओके, या प्राइवेट होगी। पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, जिसका शेयर 51% गवर्नमेंट के पास हो दैट इज पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट मीन्स जिसके पास ज़्यादा प्राइवेट शेयर पास हो, जो पब्लिक के पास, जो हम लोग के पास शेयर हो, दैट इज प्राइवेट कंपनी। देखिए एन ऑर्गेनाइजेशन रन बाय ज्वाइंट एफर्ट्स नो, एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रिफर्स टू द नीड्स रिलेटिंग टू पब्लिक यूटिलिटीज, एन ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच कैपिटल इन इन्वेस्टेड बाय पब्लिक, एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर डिफरेंट सेट ऑफ द पब्लिक पर्पज। बताया ना पब्लिक ओन्ड, तो क्या कर लेंगे, जो पब्लिक ओन्ड है 51% के, तो ये आपका सब सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पब्लिक के द्वारा, पब्लिक मीन्स क्या है, गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट हो रहा होगा वही पब्लिक एंटरप्राइजेज है, राइट। जैसे रेलवे है, जो गेल है, सेल है, ये सब क्या है, बैंक्स हैं, एसबीआई है, ये सब क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेज है, राइट। नेक्स्ट ये है मेजरमेंट ऑफ इनकम। देखिए यहाँ पर क्या है, मैचिंग करना है, मेजरमेंट ऑफ इनकम। देखिए कोई भी आप मेजरमेंट ऑफ इनकम कर रहे हैं तो किस लिए करेंगे, मैचिंग रेवेन्यू के साथ। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, अकाउंटिंग के साथ। बेसिस ऑफ रियलाइजेशन किससे करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के साथ। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू कैसे करेंगे, इक्विटी ओनर्स के साथ। तो जो ये ऑप्शन होगा इसको सही करें। देखिए सिंपल सी बात क्या है, इसमें देखना है कि इनकम किसका मेजर करते हैं, मैचिंग रेवेन्यू। मिस ऐसे समझिए सिंपल सा, कि जो हम लोग के अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम, उसमें जिस वर्ष का आय होगा उसी वर्ष का व्यय भी देखा जाता है, बस यही मैचिंग कॉन्सेप्ट है, राइट। जी अगर इस साल का आय है, इसी साल का व्यय भी देखा जाएगा। अगर इस साल का व्यय आप अगले साल दे दिए थे या अगले साल के लिए दे दिए हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता, केवल इस साल का दिया जाता है। इसीलिए प्रीपेड एंड पोस्टपेड को देखेंगे तो आप एडजस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच ऑफ द करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी में जो आप जानते हैं, जो एक साल से नीचे की चीजें होती हैं, लायबिलिटीज होती है, उसी को इसमें कंसिडर किया जाता है। तो डिवेंचर जानते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है लगभग। प्रीपेड रेंट कोई मतलब दायित्व हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट कोई, यहाँ पे क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द योर करंट लायबिलिटीज। तो इसलिए ऑप्शन ई दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए कन्वर्जन कॉस्ट इज द सम ऑफ, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कन्वर्जन कॉस्ट ऐसे समझिए जो वेरिएंस एनालिसिस पढ़े होंगे, वेरिएंस एनालिसिस, उसमें क्या पढ़ते थे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट वेज, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्ट वेज भी आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, मटेरियल मीन्स, और डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। नेक्स्ट है प्रीमियम रिसीव्ड ऑन। देखिए प्रीमियम कब मिलता है, जब शेयर आप इशू करते हैं
तो जिससे मान लीजिए कि शेयर 10 रुपये का है और प्लस 1 रुपये ज़्यादा डिमांड है तो 11 रुपये का हो गया, दैट इज 1 रुपीज इज प्रीमियम। तो उसी प्रीमियम की बात की जा रही है। ये प्रीमियम को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे रखते हैं उसको, तो इसके लिए क्या होगा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट बट नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि शेयर प्रीमियम अकाउंट जानते हैं कि उसको अलग से बनाया जाता है, इसके लिए कोई भी प्रॉफिट लॉस में, क्यों, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नहीं रिलेटेड, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंट में कौन डालते हैं, जो जिस कारण से बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है उसका एक्सपेंडिचर और इनकम को प्रॉफिट लॉस में डालते हैं, न कि ये तो कैपिटल से रिलेटेड है ना, इसीलिए इसको प्रीमियम अकाउंट में अलग से बनाते हैं, ताकि जब कोई डिस्काउंट देना हो, कोई प्रीमियम एक्सपेंसेस रिड्यूस करना हो तो इसको हम कंपनसेट कर सकें, राइट। तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है, सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये पहला लाइन ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट में नहीं लिखा जाता है, लेकिन इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर में नहीं कहता, ऐसा नहीं है, ये दोनों गलत है। ओके, फॉल्स, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में किया जा सकता है, अगर पैसे ज़्यादा बच गया है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग क्या है, बेसिक डिफेंसिव एंड इंटरवल रेशियो, करंट रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। देखिए पहले आप जानते हैं करंट रेशियो बनाया जाता है, अब यहाँ पर देखिए अरेंज दिस रेशियो सीक्वेंस टू रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग को आपको बता दो, जब मैं एग्जाम में पढ़ रहा था अपने लिए, तो डिसेंडिंग को जिसको अवरोही कहता है ना, अवरोही, जो सबसे बड़ा वाला पहले होगा, ओके, और छोटा वाला उसके बाद होगा, ऐसे समझिए, ऐसे ही होता है। इसको समझने के लिए बहुत देर लगा था, लेकिन बड़ा और छोटा से क्या समझना है इसमें, बड़ा और छोटा से ऐसे समझिए कि जो सबसे लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी होगी उसको पहले लिखेंगे, और जो शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी होगी, जल्दी जिसको कन्वर्ट कर सकता है उसको बाद में लिखते हैं, ऐसे समझिए। तो जानते हैं करंट जो लिक्विडिटी होती है वो फर्स्ट पर होगी, क्यों होगी, ये करंट लिक्विडिटी थोड़ी सी नॉर्मल लिक्विडिटी होती है, राइट। लेकिन जो क्विक रेशियो है वो उससे थोड़ा ज़्यादा रेशियो लिक्विड होती है ज़्यादा, सुपर क्विक रेशियो ये, और लास्ट में ये कर सकते हैं। ओके, देखिए ये ऑप्शन नहीं है फर्स्ट, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पे करंट रेशियो, जो सेकेंड ऑप्शन है ये सेकेंड, आफ्टर दैट फोर्थ, आफ्टर दैट थर्ड, आफ्टर दैट फर्स्ट, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हमेशा इसमें क्या देखना, अवरोही मीन्स, अवरोही मीन्स सिंपल से इसमें एक लॉजिक ध्यान रखना है कि जो कम टाइम में लिक्विडिटी ज़्यादा दिखाती है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको छोटा माना जाता है, टाइम से रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर लिख लीजिए टाइम पीरियड, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, टाइम पीरियड। ओके, तो क्विक रेशियो जानते हैं इसमें, और जल्दी जो जैसे स्टॉक को क्विक रेशियो नहीं रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है, जबकि करंट रेशियो में होता है, क्योंकि स्टॉक को आप जल्दी कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं लिक्विडिटी में, इसीलिए क्विक रेशियो रखा था। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड घटाइए स्टॉक को, तब जाके करंट से क्विक रेशियो चेंज होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टाइम के लॉन्ग और शॉर्ट देखा जा रहा है, ओके, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। देखिए नॉर्मल डिराइव डिमांड कर्व स्लोप्स, आप जानते हैं ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कोई भी डिमांड कर्व की डाउनवर्ड होती है, राइट, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। क्यों होती है, निगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि डिमांड की थ्योरी यही है कि प्राइस जब इंक्रीज करती है तो डिमांड उसकी घट जाती है, राइट, तो इसलिए निगेटिव बनता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जानते हैं प्राइस सेम होगा, सेलर बायर हजारों हजार होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पोजीशन होगा, कोई भी ट्रांजिट कॉस्ट नहीं होगा, ओके, मीन्स यातायात के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, सब जगह मूल्य समान होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट है देयर आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन बायर्स एंड सेलर्स, मीन्स रिस्ट्रिक्शन है नो, पहला ही गलत हो गया। नेक्स्ट, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सही है, मूवमेंट तो कोई गुड्स पर नहीं है, आप कहीं बेचिए इक्वल रेट लगेगा। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर प्रोडक्शन, सही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3 ये बी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आर इक्वल, ठीक है,
डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन द मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, देखिए मैक्सिमम यूटिलिटी कब मिलती है, जब मार्जिनल रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट आप इक्वल हो जाती है। अब देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, ये अब इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स माना जाता है कि दो गुड्स की अब जब मार्जिनल यूटिलिटी जब इक्वल हो जाती है तब सबसे ज़्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट। जो लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी, इकोनॉमिक्स का क्लास है, उसको जा करके मार्जिनल यूटिलिटी वाला जाकर पॉइंट वही देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बताया जा रहा है, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ बताने में समझिए कि ये क्लास है पूरा, तो इसलिए जानते हैं इतना ईजी तो है नहीं बताना। और नेक्स्ट क्या, डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी। तो अब जानते हैं जब मैक्सिमम चल रहा है, थोड़ा सा डेविएशन करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, तो निश्चित रूप से रिडक्शन मैक्सिमम यूटिलिटी में रिडक्शन होने कमी होने लगेगी। तो इसलिए या तो आप उससे कम ज़्यादा है तो भी कम होने लगेगा, इससे कम है तो भी कम होने लगेगा। तो इसलिए जो ऑप्टिमम यूटिलिटी होती है वह दोनों इक्वली जहाँ इक्वल हो जाती हैं वहीं पर होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सही हैं, ओके। यहाँ पर क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कंपनी कोई भी स्टेब्लिश होती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जैसे सर्वाइवल। कोई कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल चाहती है कि हम सर्वाइव कर पाए, ओके। क्योंकि कोई भी आप कंपनी स्टेब्लिश करेंगे तो पहले क्या सोचेंगे कि पहले जीवित तो रह लें तब जाकर कुछ काम करेंगे ना। तो पहला पर क्या होगा, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपके आर्थिक उद्देश्य है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर रिटर्न सबसे ज़्यादा मिले। जैसे कोई 1 लाख लगा करके 10 पा रहा है, कोई 10 लाख लगा करके 2 लाख पा रहा है, तो किसका रिटर्न ज़्यादा है, ये सब चीज़ देखना जाता है, राइट। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ आप जानते हैं दुनिया में सब लोग नेचुरल ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है, नेचुरल है, सब चाहते हैं कि हमारा विकास हो। इसलिए देखिए जो प्राइस हाइक होती है क्यों होती है, नेचुरल ग्रोथ के कारण। अगर नहीं होगी तो लोगों को लगेगा अरे 30 साल पहले भी उतना सैलरी में काम करते थे, आज भी उतना सैलरी में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए ग्रोथ नेचुरल है एंड इनोवेशन इज बिजनेस पर्पज। तो बिजनेस का पर्पज है कि आप इनोवेशन करते रहेंगे तो आप व्यवसाय में बने रहेंगे, राइट। आप मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। लेकिन देखिए ये मैचिंग तो आप इजीली, मैं ये क्यों नहीं बताता हूँ, क्योंकि यह आप कॉन्सेप्ट समझिए, इस पर ध्यान मत रखिए, क्योंकि ये थोड़े आएगा, समझ रहे हैं। तो आप कोई डाउट हो सकता है कि सर आप ऑब्जेक्टिव सही नहीं करते हैं, क्या अच्छा ये वाला होगा कि ये वाला होगा। मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि आपकी फोकस यहाँ पर होना चाहिए, डोंट यहाँ, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, वो रिपीट कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, कंसीडर द ओलिगोपोली मॉडल। ओलिगोपोली के मॉडल हैं डिफरेंट टाइप्स के, ओलिगोपोली के मॉडल हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। देखिए ओलिगोपोली के मॉडल इसमें पूछा जा रहा है, कंसीडर द ओलिगोपोली मॉडल्स। ये मॉडल्स हैं, अरेंज देम करेक्ट सीक्वेंस पीरियड ऑर्डर इवैल्यूएशन। मींस जब ये प्रोड्यूस हुए थे, जब इंट्रोड्यूस हो रहे थे, उससे करेक्ट ईयर बताइए, राइट। तो देखिए स्वीजी किंग वाला है 1939 में, न्यूमैन 1838 में, कर्नल्स डुप्ली मॉडल है शायद 1945, और बमूल सेल्स मैक्सिमेशन मॉडल है आई थिंक 1964 या कुछ 67 में है, ओके 1967। तो आप इसी के अनुसार कलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए ईयर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप पूछा जाए कि किंग डिमांड कर्व किसने दिया है, तो समझिए स्वीजी का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 फैक्ट याद करना है कि 1939 में किंग डिमांड कर्व स्वीजी दिया जाता है। किंग में बताया था, किंग में क्या होता है, ऐसे जो ये हो रहा है इसी को किंग कहा जाता है, राइट। तो किंग डिमांड कर्व है स्विगी का। नेक्स्ट न्यूमैन ऑन मॉर्गन गेम थ्योरी मॉडल। तो अब पूछ दिया गेम थ्योरी किसकी है, मॉडल की, ओलिगोपोली की गेम थ्योरी। तो आपको पता नहीं न्यूमैन ऑन मॉर्गनस्टन का है, ये ज़्यादा जरूरी है याद करने की, राइट। कर्नल ड्यूओपोली मॉडल, कर्नल का ड्यूओपोली मॉडल है 1949-45 में। बमॉल सेल्स मैक्स। अब जैसे आप क्वेश्चन पूछा सेल्स मैक्स में से, आप देखिए आगे आएगा कोई क्वेश्चन 2 साल 3 साल बाद, मुझे याद है क्योंकि आप लोग हो सकता है ना देखे हो, लेकिन मुझे पता है ये दोबारा आएगा कि बमॉल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसका द्वारा दिया गया है। तो आप बमॉल याद रखिएगा, राइट। ये 1967 में दिया गया था। तो देखिए इससे क्या होगा, 3 क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप देखिएगा बहुत कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है
और देखिए सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी टॉपिक में कुछ और ज़्यादा बता दूंगा, किसी टॉपिक में कुछ और ज़्यादा बता दूंगा। इससे क्या होगा ना कि बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ बस ध्यान रखिए, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैं कंक्लूजन केवल बोल रहा हूँ, ओके, कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन इतना जल्दी नहीं आता है, समझ लीजिए कि ये धीरे धीरे पढ़ाने के बाद समझ में आता है। ये इसका कंक्लूजन है, उसको याद रखेंगे तो आंसर सही कर सकते हैं। और जो लोग ध्यान रखे हैं, मैं बहुत क्लास पढ़ाया हूँ, तो उसमें जो लोग आज भी कहते हैं कि सर आपका जो ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त है, कि पेपर पढ़िए, पेपर को लॉन्ग तरीके से सॉल्व करिए, डिटेल सॉल्व करिए, और कंक्लूजन का ध्यान रखिए कि इसके मेन कंक्लूजन क्या है। जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स जानते हैं सैम्पलिंग दो तरीके से होंगी, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ओके। तो स्ट्रेटिफाइड, सिंपल, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो ये क्या है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। कौन सा रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग नहीं है, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो अलग से चलता है, राइट, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो चाहे जो करिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसलिए ये सही हो जा रहा है। स्ट्रेटिफाइड मीन्स अस्तर होता है, ये कब लगाया जाता है, जब हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन हो। तो एक बस याद रखिए, कोई आपसे पूछे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कब यूज करेंगे, बोले जब पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस हो। आपसे पूछा जाए कि सैंपल रैंडम सैम्पलिंग कब यूज करेंगे, बोलिएगा जो होमोजेनियस हो, समरूप हो सैंपल। सिस्टमेटिक सैंपल कब यूज करेंगे, जब टोटल पॉपुलेशन आपको पता हो, इतना पॉपुलेशन है, इसी में सैंपल लेना है, 1000, 2000, 10,000 पॉपुलेशन है, इसी में से लेना है, सिस्टमेटिक यूज करेंगे, ओके। 10 रोल नंबर वाला, ये रोल नंबर वाला, इस एज वाला, इस वाला जला लेते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज में डिफरेंट टाइप स्टेज बाज देंगे और उस स्टेज के आधार पर हम लेंगे, राइट। तो ये कितना सिंपल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें इजी हो जा रही हैं, राइट। जैसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट ओनली ऑन बेसिस ऑफ द जेंडर इन एप्रोप्रिएट। जेंडर मीन्स नॉमिनल। जेंडर क्या है, चाहे जेंडर को मेल है उसको 1 कर दीजिए, फीमेल को 2 कर दीजिए, या मेल को 2 कर दीजिए, फीमेल को 1 कर दीजिए। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 1 2 का, कोई प्रभाव नहीं, इसीलिए इसको नॉमिनल कहा जाता है, राइट। ये नाम का प्रभाव है, 2 1 का कोई प्रभाव नहीं है। ऑर्डर मीन्स जैसे 1 है, 2 है, 3 है, पोजीशन का अंतर आ जाएगा, 1 पर है तो 1 जैसा पोजीशन है, 2 जैसा है तो 2 जैसा पोजीशन है, 3 जैसा है तो 3 स्थान पर है, रैंक होती है, राइट। लेकिन इसके साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इसकी बुद्धि 100% है और इसकी बुद्धि कह सकते हैं कि मान लीजिए कि इसकी 99% आया है मार्क्स, तो 1 का 2 के आधार पर ऐसा नहीं है कि इससे क्या कहते हैं आधा कमजोर है, समझ रहे हैं। जैसे 100% हो गया तो फर्स्ट पर है, 2 पे आया तो आधा हो गया ना, इसका मतलब नहीं है कि इसका नॉलेज आधा हो गया है, ओके, केवल पॉइंट का अंतर है। तो ये रैंक होता है लेकिन उसके अनुरूप नहीं बताया जाता है कि उतना ही उसका कमजोर होगा। तीसरा पा गया तो इसका मतलब नहीं है कि ये, जिससे मान लीजिए इसका 98 आ गया तो इसका मतलब नहीं कि इससे ये 3 गुना तेज है पढ़ने में, या इससे 3 गुना गधा है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसको ऑर्डिनल कहा जाता है। उसको स्केल के लिए मैं चैप्टर बनाया भी हूँ, आप रिसर्च मेथोलॉजी में जाकर देख भी सकते हैं, उसको डीपली बताया हूँ, राइट। इंटरवल रेशियो, इंटरवल रेशियो 0 की जब इंटरवल लेते हैं कि इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब चीज़ें होती हैं। रेशियो स्केल जानते हैं, रेशियो चीज़ें हैं, कोई चीज़ रेशियो में डिवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल। तो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ 2 वेरिएबल क्या है, बेसिकली द product of their standard deviation, the sequence root of the reproduction, their regression coefficient, the covariance between the variance, नॉन ऑफ। ये क्या होगा, इसका ऐसे याद कर लीजिए, कोरिलेशन पूछा जा रहा है ना, ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड डेविएशन y, सिंपल सी बात। इसी को यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए द स्क्वायर रूट हो गया, अब द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया, ओके, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। कितना इजी है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। तो स्टैटिस्टिकल प्रोडक्ट फॉर सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। तो इसमें क्या हो जाए, ऑल ऑफ द एबव सब हो जाएगा, क्योंकि ये रिसर्च के लिए यूज ही होता है। जब आप कभी रिसर्च करेंगे तो आप जानेंगे कि स्पीसीज और ये सब चीज़ों का यूज किया जाता है, राइट। तो इसको बस याद करिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप उसको धीरे धीरे चीज़ों को टेस्ट यूज टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ टेस्ट यूज टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन। एफ टेस्ट कब यूज किया जाता है, जब मोर देन 2 सैंपल्स वेरिएंस ऑफ 2, ये दो चीजें होनी चाहिए। 2 सैंपल्स मीन की नहीं होने चाहिए, मोर देन 2 सैंपल्स के लिए, ओके।
2 सैंपल्स के लिए क्या करेंगे, टी टेस्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे, टी टेस्ट यूज करते हैं। और मोर देन 2 टेस्ट सैंपल, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस के लिए जानते हैं एनोवा होता है, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस, इसको यूज करते हैं। चाहे एफ टेस्ट, जिसको एफ टेस्ट एनोवा टेस्ट कहा जाता है, तो इसको यूज करते हैं, तो बी और सी हो जाएगा। ओके, तो टेस्ट अभी बताना है, टेस्ट धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा तो उसमें आप और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, लेकिन चीज़ें ध्यान रखिए, जो मैं बोल दिया कि एफ टेस्ट कब होगा, इसमें टी टेस्ट यूज होगा, इसमें मोर देन और वेरिएंस में एफ टेस्ट यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसका है, पीटर एवड्राकर का है, राइट। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट ओलिवर स्लेडन का है। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसका है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। और जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी हेनरी फ्योल। देखिए कितना ईजी है, तो आप क्या करिए, इसको लिख लीजिए, लिख के रट लीजिए। आप कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आपको याद रहेगा, बहुत कुछ चीज़ें एक दो तो इसमें से आ ही जाएंगी, क्योंकि मैचिंग में यही सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व प्लानिंग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस जो प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे होंगे तो प्लान करने से पहले क्या जरूरत है, आपकी ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड पर है एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर सबसे कौन होगा, थर्ड पर, या तो ये होगा या तो ये होगा। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कोर्स, अल्टरनेटिव कर ले कोर्स ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, जो अल्टरनेटिव कोर्स लिए हैं उसको इवेल्युएट करिए। ओके, नेक्स्ट सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन या एस्टेब्लिशमेंट द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। तो यहाँ सिलेक्टिंग ऑफ द बेस्ट ऑफ एक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर पहला ले लेंगे डी, उसके बाद एस्टेब्लिश द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज, सीक्वेंस पर रखेंगे 2 पे, राइट, ये हो जाएगा। तो इसको उसके बाद रखेंगे लास्ट में सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से ध्यान रखते हैं। तो सिंपल सा, इसको छोड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए। फर्स्ट पे क्या होता है, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाती है। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम अल्टरनेट तैयार करते हैं, क्योंकि इस बात को ध्यान रख रही है, मैनेजमेंट वहीं यूज होता है जहां 2 आपके पास ऑप्शन है, मोर देन 2 ऑप्शंस। यदि एक ऑप्शन है, मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। यदि आपके पास कोई एक ऑप्शन है, आप सोच लीजिए, तो प्रबंधन करने की आवश्यकता है, नो। व्हाई, बिकॉज जब आपको पता है कि इसी को करना ही है, तो किस बात का मैनेजमेंट की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ पे आपको आवश्यक हो कि हमको ये काम करें कि ये काम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद अल्टरनेटिव डिटरमाइन करते हैं कि ये करें कि ये करें, बी प्लान, ए प्लान, सी प्लान, डी प्लान होता है ना, ए प्लान नहीं काम किया, बी प्लान यूज करेंगे, बी नहीं करेंगे, सी प्लान यूज करेंगे, दैट इज अल्टरनेटिव्स, वैकल्प तैयार कर रहे हैं। अल्टरनेटिव्स को हम इवेल्युएट करेंगे कि ए वाला यूज करें कि बी वाला पहले यूज करें, सी वाला यूज करें कि डी वाला पहले यूज करें। ओके, जब ये कर लेंगे उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएट करने के बाद उसको अपने अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यही उसकी प्रक्रिया है, इस स्टोरी को ध्यान रखना है, जो आएगा उसी को आपको सही करना है, राइट। उसी के इसमें बताया भी गया है। नेक्स्ट है वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान्स। तो आप श्योर हो सकते हैं गुड प्लान बना करके। प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप प्लानिंग करने के लिए सर्टेनिटी फ्यूचर कोर्स एक्शन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग ब्रिंग्स सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, सही है, लेकिन ये गलत है। वन कैन बी श्योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान्स। गुड आप श्योर हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं, निश्चित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंज आपको करना पड़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, आर इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। रीजन क्या है, करेक्ट है, लेकिन एसर्शन जो है आपकी कथन गलत है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस ने 3 प्रकार के बैरियर्स बताया है, उसी को इसमें बताना है। कीथ डेविस ने 3 टाइप्स के बैरियर्स बताया है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस। बैरियर्स कम्युनिकेशन, फिजिकल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। मीन्स कोई भौतिक, जो कि मोबाइल है, ये है, वो है, आवाज़ है, देखा जाएगा। पर्सनल बैरियर्स, जो व्यक्ति की एटीट्यूड है, परसेप्शन है, बोलने की स्पीड है, टोन है, ये सब भी। और लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बैरियर रह सकती है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर को उसमें ध्यान नहीं रखा गया है। इसका मेन रीजन क्या होगा कि जब ये थ्योरी परफॉर्म की जा रही होगी उस समय नहीं होगा टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, सामने सामने फेस टू फेस लोग बोल रहे होंगे, तो उसमें या तो फिजिकल बैरियर आ रहा होगा, या तो पर्सनल बैरियर आ रहा होगा, या तो लिंग्विस्टिक बैरियर आ रहा होगा।
इसीलिए इसको ध्यान में नहीं रखा गया है। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी तो 21वीं शताब्दी की मेन है ना, और ये थ्योरी दी गई होगी 60-70 साल पहले। ओके, इसलिए नेक्स्ट है, while establishing relation between Maslow and Herzberg theory of his need hierarchy theory will found Herzberg high factor। देखिए हाइजीन फैक्टर में क्या है, टू, ऐसे समझिए 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है, शारीरिक आवश्यकता है जिसे फिजियोलॉजिकल नीड कहा जाता है। यहाँ पर सेफ्टी, सोशल, ओके, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म एक्चुअलाइजेशन। ओके, ये है। यहाँ पर जानते हैं क्या पूछा जा रहा है, आप जानते हैं कि जो ये होती हैं ये इंटरनल नीड होती है, ओके, एक्सटर्नल नीड होती है, सॉरी एक्सटर्नल नीड, और दैट इज इंटरनल। ये व्यक्ति के विकास के लिए है, ये सुरक्षा के लिए होती है, सेफ्टी के लिए, राइट, मूलभूत आवश्यकता के जीने के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हर्जबर्ग की थ्योरी है, हाइजीन थ्योरी, उसमें जानते हैं टू फैक्टर थ्योरी है, हाइजीन एंड मोटिवेशनल फैक्टर। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, हाइजीन फैक्टर। ओके, और दैट इज इसको मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर। तो यही पूछा जा रहा है कि जो हाइजीन फैक्टर में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नहीं आता है क्योंकि ऊपर वाला में आता है। स्टीम सोशल एंड सेफ्टी नीड्स, नो, स्टीम बाहर चला गया। सोशल, सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि देखिए तीनों नीचे की नीड थी। ओके, इसलिए हाइजीन फैक्टर में आता है। और ये जो आती है जैसे ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम, ये दोनों नीड किस में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है हाइजीन फैक्टर की जगह क्या पूछा जाता है, मोटिवेशनल फैक्टर, मोटिवेशनल फैक्टर पूछा जाता है, क्या सही हो जाता है, आपको इसमें से ये हटा देना पड़ता और ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्टीम की आती है मोटिवेशनल फैक्टर में, राइट। तो ये टू फैक्टर थ्योरी है हाइजीन फैक्टर में। हार्वर्ड स्विफ्ट मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज पॉपुलर नोन एज, क्या है, मशीन मॉडल कहा जाता है इसको, सिंपल सी बात है, याद रखिए। हार्वर्ड स्विफ्ट मॉडल क्या कहता है, मशीन मॉडल, राइट। इसको याद करना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, टाइम टू टाइम तो बताऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें धीरे धीरे बताती रह जाती हैं ताकि कुछ चीजें पता रहे, क्योंकि एक चीज तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कोई भी आए, ऐसे समझिए कि 10% क्वेश्चन को तो सोचिए कि हार्ड रहेगा ही रहेगा, उस पर दिमाग ही मत लगाइए। 10% गलत भी होगा जो हम सुने नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि 80% क्वेश्चन को बस पढ़िए, 20% समझिए कि वो हमारे लिए है ही नहीं। और इवन ये पृथ्वी पर कोई नहीं सॉल्व कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि 10 सिलेबस है कॉमर्स में, और 10 के लिए स्पेशलिस्ट बैठे हैं। जैसे स्टैटिक्स आप सोचिए, एक एग्जांपल के लिए स्टैटिक्स के आपको 5 क्वेश्चन बनाने के दे दिया जाए और 30 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए स्टूडेंट को तो सब पढ़ना है, इनकम टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, मार्केटिंग पढ़ना है, एचआरएम पढ़ना है, और वो जो बना रहा है वो स्टैटिक्स के पेपर बस बना रहा है, जो 30 साल से पढ़ा रहा है। आप सॉल्व कर पाएंगे सब क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे। यही लड़के नहीं जान पाते हैं, और ये हम लोग पहले जान गए थे, इसलिए देखिए पेरिंग में जीआर मिनट सब हो गया था। क्योंकि जो बच्चा ये जान गया कि सभी क्वेश्चन को हैंडल नहीं करना है हमको, केवल हैंडल क्या करना है 80% क्वेश्चन को, 20% क्वेश्चन जो ही हार्ड वाला है आंख बंद कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये समझ लीजिए कि तुक्का लगाना है, माइनस मार्किंग है नहीं, तुक्का लगाना है और आगे बढ़ना है हमको। क्यों, क्योंकि मान के चलना है कि जो पेपर में स्टैटिस्टिक्स का 5 क्वेश्चन तैयार किया गया है, 4 क्वेश्चन इजी होगा, एक क्वेश्चन अपना विद्वता बनाने के लिए हार्ड बनाया होगा, तो एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, 4 क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन सी दिक्कत है। इस बात को जो याद रख लिया समझिए कि वो पास हो जाएगा। और जो ये ध्यान रखा करिए सर हार्ड वाला तो बता ही नहीं रहे हैं ठीक से, तो वो वैसे हार्ड वाला जानते रह जाएंगे और इजी वाले गलत हो जाएगा। तो इस बात को बहुत क्लियरली याद रखिए कि सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो सबसे इजी हो उसको सॉल्व कर लेना है, सही कर लेना है। उसके बाद हार्ड वाला सही हो तो ठीक, नहीं हो तो सबके लिए हार्ड है, सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट है टू जनरेट एंड फैसिलिटी एनी एक्सचेंज इंटेंट टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स
आर वांट सच दैट द सेटिस्फैक्शन टू टीच वांट्स assure with the minimum determinable impact on the natural environment is known as। तो मिनिमम इन्वायरमेंट कहाँ पड़ेगा, ग्रीन में। ओके, ग्रीन मार्केटिंग, ऐसा ही हो जाएगा। ग्रीन मार्केटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट पर प्रभाव ग्रीन मार्केटिंग कम पड़ेगा। ओके, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, इसलिए धीरे धीरे चीज़ें इसे बताई जाएंगी और जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम क्लियरली याद रखिए, समझ लीजिए कि नहीं तो बच्चे क्या करते हैं जानते हैं, वो 100 क्वेश्चन को क्या करेंगे ना, 100 क्वेश्चन आया मान लीजिए सॉल्व करने के लिए, तो 10 क्वेश्चन हार्ड देकर टेंशन में आ जाएंगे, सर ये तो नहीं पढ़ाए थे, ये तो बुक्स में नहीं आया था। अरे कहाँ है 10 क्वेश्चन के चक्कर में पड़े हो, 65-70 क्वेश्चन सही करोगे नेट जेआरएफ हो जाएगा सर। 65-70 क्वेश्चन के आसपास रहोगे नेट जेआरएफ सब हो जाना है, सोचिए। लेकिन उसको ध्यान नहीं रखना है, रखना क्या है, जो 10 क्वेश्चन सबसे हार्ड है, जो 10 क्वेश्चन हार्ड करने के चक्कर में सब बुक पढ़ता है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि आसान वाला सही कर नहीं पाता है। तो इसलिए आसान वाला पढ़ाई सही करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, अब ये सब क्वेश्चन गलत होने लगे तो आप समझिए कि कंपटीशन से बाहर जा रहे हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज डन बाई, क्या है, होलसेलर है, रिटेलर्स हैं, मीडिएटर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं। तो कौन ऐसा है, ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सेलिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू फाइनल कंज्यूमर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज डन बाई। तो डायरेक्ट कौन करता है, जो रिटेलर होता है, जो रिटेलर को अंतिम में जाकर के सेल करता है, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको लग रहा है कि पास होने वाले हैं, नहीं पास होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को सही करना है, इस बात को ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के द्वारा कि कौन अंतिम में ये सब आ रही है चीजें, राइट। तो इस वस्तु को ध्यान रख रही है, तो धीरे धीरे चीजें बताई जाएंगी, आप जुड़े रहिए, आप लोग को धीरे धीरे चीजें मैं बता दूंगा। तो आप लोग को ध्यान रखिए कि इतना समझ लीजिए कि मैं ऐसा कुछ चीज बता दूंगा आपको ना कि 8 से 10 क्वेश्चन से जिसका रुकता होगा उसका नहीं रुकेगा। इस बात को नोट कर लीजिए आज ही, जिसका 8, 5, 7 क्वेश्चन से रुक रहा होगा नेट जेआरएफ, उसका नहीं रुकेगा, वो हो जाएगा, वो मेरे ट्रिक्स थे, राइट। जो टाइम टू टाइम जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ट्रिक बताऊंगा, उसको ध्यान रख रहिए तो आप देखिए सही कर ले जाएंगे। टू मैनेज ए बिजनेस वेल इज टू मैनेज फ्यूचर एंड मैनेज टू द फ्यूचर टू द मैनेज इन्फॉर्मेशन इज टर्मडाइज का, इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना MIS होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सीधी सी बात है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैनेज की बात की जाए तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, क्या है, मैनेज इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, राइट। नेक्स्ट है डगमर अप्रोच। डगमर अप्रोच किसके द्वारा दिया गया था, 1961 में, किसके द्वारा दिया गया है, रसेली कोली के द्वारा, रसेली कोली के द्वारा एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है डगमर का, डगमर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट के लिए है, तो ऐसे समझिए डगमर का फुल फॉर्म, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मतलब नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा ये किस लिए है डगमर फॉर्मूला यूज होता है 1960 में रसेली कोली के द्वारा, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट के लिए डगमर यूज किया जाता है, जो रसेली कोली के द्वारा 1961 में दिया गया। देखिए सब चीजें पता चल गई, आगे कभी भी जाएगा तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है व्हिच इज वन इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो कौन सा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का जो नॉट इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमम ऑफ सोशल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमेशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट जानता है कि कंपनी कोई भी सर्विस हो रही है सोशल बेनिफिट्स के लिए थोड़ा ही हो रही है, उसका मेन काम है अपना बेनिफिट, राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन रिफर्स टू कैश फ्लो अंडर पेबैक पीरियड मेथड, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, कैश फ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, ये है। ओके, आफ्टर कैश फ्लो कब देखा जाएगा, ऐसे समझिए इनकम कब देखी जाएगी, कौन सी, जो डिप्रिसिएशन से पहले डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करना है लेकिन टैक्स लगा दिया गया है। ओके, इसका मतलब डिप्रिसिएशन अगर घटाएगा तो उसको ऐड कर देंगे, टैक्स यदि नहीं लगा तो उसको लगा करके जो इनकम आएगी उसी को हम लोग देखते हैं, राइट। नेक्स्ट
द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, प्रेजेंट वैल्यू आप जानते हैं किससे बेस्ड है, डिस्काउंटिंग मेथड पे। ओके, द प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालते हैं किसी भी, जैसे आपको कहा जाए या 10,000 रुपये जमा किए हैं आप और 10,000 जमा करने के बाद साल भर बाद मिलेगा, तो उसे क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग मेथड यूज करते हैं। 12,000 मिलेगा तो अच्छा आज वैल्यू क्या आएगी, तो उसी को यहाँ डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटेड मेथड कहा जाता है, राइट। क्या डिस्काउंट करके चेक करते हैं कि जो हमको वैल्यू मिल रही है वो ठीक से मिल रही है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्स ऑफ फंड्स इज कॉल्ड क्या है, कंपोजिट कॉस्ट कही जाती है। कंपोजिट कॉस्ट मीन्स कि जैसे मान लीजिए डेब्ट से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाएंगे तो उसमें आपको चीज़ें दिखेंगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे डेब्ट है, शेयर है, प्रीफरेंस है, आप डिफरेंट टाइप से लोन लिए हैं, ये सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आती है कंपोजिट कॉस्ट कही जाती है। तो जब ऑल सोर्स लिखा गया है तो उससे आप समझ सकते हैं कंपोजिट कॉस्ट मीन्स इस सभी को मिला करके कहा जाएगा, सामूहिक लागत जिसको कहा जाता है, राइट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल, क्या है, देखिए मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच किसका है, आर्बिट्रेज प्रोसेस है। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज प्रोसेस थ्योरी क्या है, आर्बिट्रेज थ्योरी ये है कि जैसे एक मार्केट में कोई वस्तु सस्ती है, एक मार्केट में वस्तु उसी वस्तु को महंगा है, तो एक जो सस्ते वाले लोग होंगे वो क्रय करते रहेंगे, लेकिन जो महंगे वाले परचेज कर रहे होंगे सस्ते की तरफ आ जाएंगे। उससे क्या होगा, महंगे जो गुड्स होंगी उसकी प्राइस घट जाएगी, और जो महंगे वाले सस्ते की तरफ आए होंगे तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सस्ते वाले जो बेच रहा होगा तो इससे क्या ये प्राइस को बढ़ा देगा। जैसे मान लीजिए कि किसी एग्जांपल के लिए किसी मार्केट में मान लीजिए कि आलू है, आलू कहीं 10 रुपये मिल रहा है, कहीं 15 रुपये मिल रहा है, तब 15 रुपये वाले लेने वाले आ जाएंगे 10 रुपये वाले के पास। ओके, तो उसकी डिमांड घट जाएगी तो प्राइस कम कर देगा। ओके, और 10 रुपये वाले की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे आके 10 रुपये वाले पे, 10 रुपये क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब मान लीजिए 12 रुपये पे 3 रुपये घट गया, 2 रुपये बढ़ा दिया डिमांड के कारण, 12 रुपये, दैट इज आर्बिट्रेज प्राइसिंग जिसको कहा जाती है। ओके, यही प्रोसेस है। तो जो एग्जाम्पल बोला हूँ उसको लाइफ टाइम याद रखिए। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, एनवाई अप्रोच, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, राइट। तो एनवाई अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है, ड्यूरेंड के द्वारा, ड्यूरेंड, ओके, ड्यूरेंड महोदय के द्वारा दिया गया है एनआई अप्रोच, एनवाई अप्रोच। एनआई अप्रोच ये जब पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि एनआई अप्रोच क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर में ये कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है, ऐसे समझिए। और नेशनल नेट इनकम अप्रोच आता है, ये हट जाए, नेट इनकम अप्रोच, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। ओके, ये कंक्लूजन ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये क्या है, कमर्शियल पेपर्स। एंड फैक्टरिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्या है, फैक्टरिंग मीन्स जैसे मान लीजिए कि ऐसे फैक्टरिंग के सीधा से ऐसे समझिए ना कि जैसे आप किसी से पैसा लेना है तो आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करें कि जाके पैसा मांगे, तो आप क्या किए, एक लोग को दे दिए, देखो ये 10 लाख रुपए हमारा उधारी चल रहा है मार्केट में, तुम जाओ मांग के लाओ, उसमें 5% तुमको दे देंगे। ओके, जैसे मूवी में नहीं देखते हैं ये जो वसूली एजेंट है, तो ऐसे समझिए फैक्ट्री मीन्स वसूली एजेंट है, राइट। तो आप समझ जाएंगे वसूली एजेंट की बात की जा रही है, और उसको इसको सही कर लीजिएगा। ओके, विच आर द फैक्टरिंग इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, देखिए साइज ऑफ वर्कर्स, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, कंपोजिट ऑफ वर्कर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो सभी कुछ है। तो इसमें 1 2 3 4 जो भी है, देखिए पॉलिटिकल कंपोजिट ऑफ वर्कफोर्स इसको नहीं किया जाता है। कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स में कंपोजिशन क्या है, कितने एज का है, कितना किस कास्ट का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो थर्ड को जहाँ होगा उसको हटा देंगे, इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्रेजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। यहाँ बताया जा रहा है कि क्या लेंथ ऑफ सर्विस मीन्स कितना साल आप नौकरी किए हैं, क्या उस पर परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा, सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ओके, और इनिशियल अप्रेजल एंड प्रमोशनल अप्रेजल सेपरेटली एंड डिफरेंट सिंस द लेंथ ऑफ सर्विस डिफरेंट, सही है, ये वाला रीजनिंग सही हो जाएगी, असर्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लेंथ ऑफ सर्विस ये परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्वालिटी बेहतर नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत दिन से काम करते रहते हैं उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी क्या है, राइट। नेक्स्ट है व्हिच द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या है, फोरकास्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनेमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सही कर देंगे ऑल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर सब आती हैं, चाहे प्लानिंग करना हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना हो, ऑडिट करना हो, सब कुछ। देखिए अभी कुछ चीज़ें मैं स्पीड बता भी दे रहा हूँ, लेकिन देख इस बात को ध्यान रख रही है कि जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा उसको मैं बताऊंगा भी, आगे चल के पढ़ाऊंगा भी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें कुछ यहाँ बता दूंगा, कुछ अगले में, तो ये सब एक साथ तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसके मेरे रीजन क्या है, टाइम। अब ऐसे क्या होगा, 50 क्वेश्चन पढ़ाने में आपको 2-3 घंटा लग जाएगा, तो आप जानते हैं कि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन का, राइट। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ें स्पीड बताई जाए, तो कंक्लूजन याद रखिए, राइट। वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एट द इनिशियल स्टेज द इंडियन IT कंपनीज रिलेइंग फॉर गेटिंग गुड प्रोफेशनल। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कोई कंपनी है, और यदि यहाँ पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति को हायर करना चाहती है, एम्प्लॉय देना चाहती है, तो क्या करेगा, सबसे प्लेसमेंट एजेंसी, सॉरी कैंपस प्लेसमेंट। जानते हैं जो IT कंपनी आती है वो कैंपस सिलेक्शन करते हैं, जैसे 3 इडियट्स देखे होंगे, तो कंपनी आती है ना, जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी है वहाँ भी कंपनियाँ आती हैं। आपको बताऊँ मेरे यहाँ लगभग BCom में या MBA जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, समझ लीजिए कि लगभग कैंपस सिलेक्शन है, ऐसे समझिए। हर बार 10-15-20 लड़के चले जाते हैं, BCom तो जाते भी नहीं है ज़्यादा, हो जाता है तो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी एंजॉय करना पड़ता है इन लोगों को, क्यों चले जाएं पहले, ओके। लेकिन लगभग है इस समय, तो इसलिए जो कह रहे हैं लोग ना कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, हालांकि देखिए बेरोजगारी है, लेकिन आप पढ़ाई की भी देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना दिन पढ़ने गए, कितना सेंस से पढ़े हैं, कितना नॉलेज है, तब आपको समझ में आएगा कि बहुत नहीं, केवल डिग्री बढ़ रही है, क्योंकि हम 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, खुद हमको मूड डिस्टर्ब हो रहा है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों को देख करके पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आप सोचिए नहीं पढ़ना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि सब कुछ नौकरी लग जाए, इतना ईजी है, इतना कंपटीशन है, तो कंपटीशन अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, चाहे पढ़ाई में, चाहे नौकरी में, किसी चीज़ में, तो हर जगह आपकी डिमांड होगी। लेबर ऑलवेज गेट ए मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स। लेबर क्या कर, देखिए ऑलवेज आ गया ना, जहाँ ऑलवेज है इसको पहले गलत कर दीजिए, ये सेंटेंस ही गलत हो गया, यही मैं बता रहा था कि अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऑलवेज होना ही नहीं चाहिए किसी सेंटेंस में। सोशल साइंस बेसिकली ये सब कभी नहीं होता सोशल साइंस की थ्योरी में। पार्टिकल स्टॉपेज ऑफ वर्क व वर्कर्स अमाउंट ऑफ स्ट्राइक, तो ये सही हो जाएगा, तो स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा और ये फर्स्ट गलत हो जाएगा, सिंपल सा, ओके। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड जनवरी 291। जानते हैं इंपीरियल बैंक के कहाँ कहाँ से बना था, ऐसे समझ लीजिए। इंपीरियल जो बैंक बना था पहले, बैंक ऑफ तीनों जो हाईटेक सिटी हैं, मुंबई, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये पहले थी। ये लगभग आई थिंक 1858-61 के बीच में इस्टेब्लिश हुई थे तीनों। इनको मिला करके मर्ज करके बनाया गया इंपीरियल बैंक, राइट। और ये किसके सलाह बनाया गया, तो यही पूछा जा रहा है कि तीनों को मिला करके जो इंपीरियल बैंक बना 1921 में, ये किसके आधार पर थे, जेम्स किन्स हैं। ये कौन है, ये ब्रिटिश के अर्थशास्त्री हैं, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट थे, जेम्स किन्स का नाम सुने भी होंगे, कॉमर्स पढ़े हैं तो, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और यही कब बन जाएगा, 1 जुलाई 1955 को SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आप देखते हैं, वो इसी के प्रोसेस में, मतलब ये तीनों बैंक बने, पहले इंपीरियल बैंक बना SBI, राइट। कुछ समय देखिएगा, जब पेपर पढ़ लेंगे ना, कुछ समय आपको लगेगा कि कितना इजी से चीज़ें सॉल्व हो जा रही हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स कब होते हैं। देखिए अलार्मिंग कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी एट द मार्केट रेट इन द करंट अकाउंट लगभग 1994 में हुआ था। मैं की जाती हूँ कि किसी जन्म हुआ था, तो मैं जानता हूँ कि इसी साल हुआ था, ओके। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ये जनरल इंश्योरेंस था 1972 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI 1964। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कब हो जाएगा, ये लाइफ इंश्योरेंस 1956 में। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये लगभग 1992 में लागू है, लेकिन बाद में हुआ, लेकिन फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस कब हो गया था, 1992 में। तो आप इसको याद रख लीजिए, तो जो इससे सही होगा आप सही कर सकते हैं, ओके।
देखिए पहले क्या ना कि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा गलत सही बन जाते थे, क्योंकि कुछ लोग बुक्स में कुछ लिखे हैं, बुक्स में तो आप देखें कुछ हो सकता है ऑप्शन नहीं भी मिले, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जो मैं बताया उसको याद रखिए, ताकि नेक्स्ट कभी टाइम में आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाएँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा ही हुआ है कि ऑप्शन खोज रहे हैं कि अच्छा ऑप्शन में सही हुआ कि नहीं हुआ। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस अपॉर्चुनिटी, तो कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सिंपल सी बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताएगा कौन सा बैंक काम करेंगे कौन सा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व ऑफ बैंकिंग कंपनीज, द प्रोविजंस of general reserves in banking companies are made keeping in view of provisional Indian Companies Act, Banking Companies Act, SBI इससे कैसा कंपेयर 1949 के अनुसार। जिसे याद रखिए, तो कम से कम देखिए क्वेश्चन सही करने से पहले ध्यान रखिए इंडियन कंपनी एक्ट है, ये कब हो गया है ये जानते हैं, चेंज होकर 2013 हो गया है, 2013 कंपनी एक्ट, इसको याद रखिए। बैंकिंग एक्ट 1949 चलता ही है, आरबीआई एक्ट 1935 चलता है, एसोसिएटेड एसबीआई एक्ट 1992 है, सेबी की स्थापना हुआ था। ओके, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकर, जो मर्चेंट बैंकर होते हैं कौन सी चीज़ें सही नहीं है। ओके, तो देखते हैं वन बाई वन करके। इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, राइट। इट कैन एडवांस लोन्स, ओके। इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज, कर सकते हैं। इट कैन बी मैनेज ऑफ पब्लिक इशूज, तो जो पब्लिक इशू है इसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, ये एक गलत है। जो चार पर गलत होगा उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद जो होगा सही हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी मेड फेवरेबल इफ, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जानते हैं कि यदि कोई गुड्स दूसरी जगह से मंगा रहे हैं फॉरेन से तो आपको पेमेंट करना पड़ता है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, राइट। सिंपल सा, कोई भी ट्रेड है, सर्विसेज हैं, कोई गुड्स मंगा रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा फॉरेन को, तो उसी के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज होता है सब। तो एक्सपोर्ट आर इंक्रीज, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी हमारे पास आएंगी। इंपोर्ट आर इंक्रीज नहीं, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो करेंसी देनी पड़ेगी ना, कैसे। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी ये भी है, ओके। इसीलिए कहा था टू एज्ड वर्ड, इसको टू एज्ड स्वॉर्ड, दुधारी तलवार। डिवैल्यूएशन क्या है? दुधारी तलवार है, आगे चलेगा तो भी गला कटेगा, आप ज़्यादा चलेगा तो भी गला कटेगा। तो डिवैल्यूएशन क्या है? मनी डिवैल्यूएशन करेंगे तो घाटा भी है फायदा भी है, ओके। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ऑब्जेक्टिव आईएमएफ, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव बस ध्यान रख रहे हैं इसका, शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए होता है, पहली बात। दूसरा, कोई भी गवर्नमेंट को ट्रेड फैसिलिटेट करना है, ट्रेड को फैसिलिटी देना है, ओके, कि ट्रेड इजीली हो पाए, ये ज़्यादा जरूरी है, और इसी से रिलेटेड सही होती है। तो क्या है? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, सही है। टू इंश्योर बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, सही है। टू फाइनेंस प्रोडक्टिविटी एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू पीस टाइम रिक्वायरमेंट्स, ये नहीं है, फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करना होता है। नेक्स्ट है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी कर सकती है, ओके। तो बेसिकली आईएमएफ की स्थापना अल्पकाल के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए, इस शब्द को याद रखिएगा, आगे आपको दिखेगा भी क्वेश्चन, ओके। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड क्रेडिट गारंटी, तो यहाँ पर क्रेडिट गारंटी हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राइट। ईपीसीजी का फुल फॉर्म है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच करस्पॉन्ड टू द मेंबर ऑफ ऑब्जर्वेंस कंट्री या द सार्क, सार्क जानते हैं कब स्थापित हुआ था? काठमांडू, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इससे पूछा जा रहा है कि ऑब्जर्वर कौन है और मेंबर कौन है। तो देखिए जो भारत के आसपास वाले हैं, इस बात ध्यान रख रहिए, वो क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं, और जो थोड़ा दूर हैं, जैसे ये है मेंबर वाले हैं, और ये दूसरा क्या है? ये है हमारे ऑब्जर्वर में। तो यहाँ पर और नीचे होगा ऑप्शन, तो फर्स्ट एंड सेकंड सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओके। विच वन इज नॉट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सार्क अभी ऊपर पढ़ाया ही, एसएम एशियन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के लिए ये हमारे यहाँ काम करती है, ओके। जो 1961 का डायरेक्ट टैक्स एक्ट है उसको ये कंट्रोल करती है, तो
तो इसलिए ये तो एक हो नहीं सकता, इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा आपका CBDT। तो ये क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए ऐसे करके हम 1 बाय 1 करके सभी पेपर को सॉल्व कर लेंगे। और देखिए कुछ चीज़ें क्लास पढ़ी हुई हैं उसको भी देख सकते हैं, जो डाउट्स हो उसको पूछ भी सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो उसको स्पेशली पूछ लीजिए, तो मैं उसको बता भी दूंगा, कमेंट भी कर दीजिए। ओके, तो कोई भी डाउट हो आप इजीली पूछ लीजिए, राइट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।